हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जिनका नाम है निकोलो मैकियावेली। आज की वीडियो में हम मैकियावेली के जीवन परिचय और उनके विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हमने प्लेटो, एरिस्टोटल को कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे मैकियावेली को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके जीवन परिचय से। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, और डेथ हुई थी 1527। जन्म हुआ था उनका फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ? इटली के फ्लोरेंस में। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था। डेथ भी उनकी फ्लोरेंस में ही हुई थी। बात करते हैं इनके फादर की। फादर कौन थे? इनके फादर एक वकील थे जो कि टस्कन वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनके फादर वकील थे, टस्कन वंश से संबंधित थे और इनका झुकाव जो था वो गणतंत्र की तरफ था। गणतंत्र व्यवस्था की तरफ इनका झुकाव था। इसीलिए कहीं ना कहीं मैकियावेली का झुकाव भी गणतंत्र की तरफ ही था। चलिए आगे बात करते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। क्या क्या इनके जीवन में घटनाएं हुई उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। हुआ ये कि इनके जन्म के समय इटली 5 भागों में बटी हुई थी। इसके बारे में बात करते हैं। पहला फ्लोरेंस, ठीक है। दूसरा है वेनिस, फिर है मिलान एंड नेक्स्ट है रोम, लास्ट वन इज नेपल्स। अब इटली 5 भागों में बटी हुई थी। इसके बटने का कारण क्या था? इसके इटली के विभाजन का कारण था पोप का साम्राज्य। रोम में था पोप का साम्राज्य। पोप का साम्राज्य था रोम में, तो इसी कारण इटली 5 भागों में बटी हुई थी। अब 5 भागों में बटे होने के कारण इसके जो नगर थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी फ्लोरेंस की। फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर था क्योंकि कभी भी फ्रांस व स्पेन इस पे जब मर्जी आक्रमण कर देते थे। कौन? फ्रांस व स्पेन। इस पे जब मर्जी आक्रमण कर देते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1494 तक जो है मेडिसी परिवार का शासन रहा था। ठीक है, 1494 तक 60 वर्षों तक उनका लगातार शासन रहा। उसके बाद में वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, 1494 के बाद में पहले राजतंत्र था जब तक मेडिसी परिवार था। जब मेडिसी परिवार के सत्ता से निकलने के बाद में वहां पे गणतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना होती है 1494 से 1498 तक। जो इसके शासक जो रहते हैं वो होते हैं सावोनरोला। ठीक है, सावोनरोला के बाद में बात करते हैं। सावोनरोला होते हैं
क्या होता है कि मेडिसी परिवार जो होता है ना, उसके डर से लोग इतना मतलब उनका इतना डर था, उस परिवार का, जो मेडिसी परिवार था उसका इतना डर था कि वहाँ की जनता, फ्लोरेंस की जनता बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी वहाँ से, ठीक है ना। और इसी डर के कारण उन्होंने सावोनारोला को जिंदा जला दिया था। हुआ यूं कि सावोनारोला शासक था फ्लोरेंस का, तो स्पेन ने आक्रमण किया था। स्पेन ने आक्रमण किया था फ्लोरेंस के ऊपर, सब कुछ लूट के ले गए थे, सब कुछ लूट कर ले गए। तो स्पेन के आक्रमण का कारण सावोनारोला की पाप की गतिविधियों को माना था। किसने माना था? इन्होंने, पोप ने, पादरियों ने, ठीक है। पादरियों यानी कि चर्च का साम्राज्य था, पोप का साम्राज्य था, जो वहाँ के संत था, पादरी, जो भी वहाँ के पादरी थे, उन्होंने क्या माना था? उन्होंने बोला कि फ्लोरेंस पे स्पेन का जो आक्रमण है उसका कारण सावोनारोला है, ठीक है। और इसी कारण भावुक जनता ने आक्रोशित होकर सावोनारोला को जिंदा जला दिया। और इस घटना से मैकियावेली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ये देखकर कि एक गणतंत्र में एक राजा की कैसे मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं राजतंत्र का समर्थन करते हैं कि बेकार मतलब जो भ्रष्ट जनता जो होती है उसके लिए जो है एक शासक जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उनको वो काबू में कर सके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1491 तक सावोनारोला रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में हम बात करते हैं। ठीक है, अब जब निकोला मैकियावेली 25 ईयर के हुए थे तो उनको गणतंत्र व्यवस्था में एक छोटा सा राजनयिक पद प्राप्त हुआ था। छोटा राजनयिक पद प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में इनकी सूझबूझ के कारण इनको उच्च पद भी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। उच्च पद पे भी रहे ये। उस टाइम पे इन्होंने कई देशों का दौरा भी किया, ये राजदूत बने थे, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, रोम, उन देशों का इन्होंने दौरा किया इन्होंने। इन्हें राजदूत का पद भी प्राप्त हुआ था। तो इसके लिए इन्होंने 24 देशों का, कहीं कहीं 24 होता है, कहीं 23 भी होता है, ठीक है। तो 24 देशों के इन्होंने दौरे किए थे, वहाँ के राजाओं से संबंध स्थापित किए थे अच्छे इन्होंने, ठीक है। तो 24 जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इन नगरों के इन्होंने दौरे किए और वहाँ के राजाओं से इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1498 से 1512 तक 1498 से 1512 तक ये काउंसिल ऑफ 10 थी। काउंसिल ऑफ 10 के ये मेंबर रहे थे, ठीक है। और 1512 में क्या हुआ? जब तक इसके मेंबर रहे, फिर 1512 में क्या हुआ कि जो स्पेन के जो समर्थक थे, यानी कि मेडिसी परिवार 1512 में सत्ता में आ जाता है। कौन? मेडिसी, कहीं कहीं मेडिसी भी बोलते हैं और कहीं कहीं मेडिची भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो 1512 में मेडिसी परिवार सत्ता में आता है तो वो गणतंत्र खत्म करके राजतंत्र की स्थापना करता है। गणतंत्र खत्म करके वो राजतंत्र की स्थापना करता है। और राजतंत्र की जब स्थापना करता है तो वो क्या करता है? फ्लोरेंस पर अधिकार कर लेता है और क्या कहते हैं, निकोला मैकियावेली, इसका वो पद छीन लेता है। और ये कहकर उसे जेल में डाल देता है कि उसने मेडिसी परिवार के खिलाफ क्या करा है? षड्यंत्र रचा है। मेडिसी परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। किसने?
निकोलो मैकियावेली में, इसलिए उसको कहाँ डाल देते हैं, जेल में। ठीक है, इसलिए उसको जेल में डाल देते हैं। पर जेल में डालने के बाद में उसे कुछ टाइम बाद फिर छोड़ दिया जाता है, और यह कहकर कि इसने छोड़ दिया जाता है उसको, और फिर यहीं पर उसके राजनीतिक जीवन का अंत हो जाता है। किसका? जब उसको जेल में डाल देते हैं तो यहीं पर उसका राजनीतिक जीवन, यहीं पर उसके राजनीतिक जीवन का अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर वो एक इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि वो एक गांव में चले जाते हैं जिसका नाम होता है सैन कैसिनो। फिर वो इस गांव में चले जाते हैं और वहां पे जाकर अपने लेखन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे जाके क्या करते हैं, ये अपने लेखन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेखन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो लॉरेंजो होते हैं, लॉरेंजो जो होते हैं, फ्लोरेंस के जो शासक होते हैं उस टाइम पे, वो क्या सोचते हैं कि मतलब जो निकोलो मैकियावेली है वो वहां पे रहेगा, ये दोबारा से अपनी राजनीतिक गतिविधियां स्टार्ट ना कर दे, इसीलिए वो उनको एक लेखन कार्य सौंपते हैं कि तुम एक कुछ लिखो। ठीक है, कुछ यहाँ की व्यवस्था के ऊपर एक बुक लिखो। तो वो उनको लॉरेंजो जो है वो निकोलो मैकियावेली को एक लेखन का कार्य सौंपते हैं। तो इसीलिए वो तब जो है ना, निकोलो मैकियावेली द प्रिंस, अपनी बुक द प्रिंस की रचना करते हैं। तब वो अपनी बुक द प्रिंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में और ये जो बुक होती है ना, इसका नायक कौन होता है, इसका नायक कौन होता है, जो बुक का नायक होता है ना, वो होता है बोर्जिया का शासक। बोर्जिया का शासक होता है इसका नायक, बोर्जिया का शासक। बोर्जिया के शासक से वो इतना प्रभावित होता है कि वहाँ की जो उसने जो व्यवस्था कर रखी होती है अपने नगर राज्य में, जो वहाँ पे उसने रूल्स जो बनाए हुए थे, उनको देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने जो द प्रिंस उसकी बुक है उसमें वो नायक का रोल जो है वो बोर्जिया को देता है। ठीक है, वो बोर्जिया को नायक का रोल देता है। और ये बुक वो संबोधित किसको करता है, लॉरेंजो को, लॉरेंजो को वो ये बुक भेंट में देता है, यानी कि संबोधित करता है। ठीक है, लॉरेंजो को ये बुक देता है। अब द प्रिंस तो इसमें वह राज्य के निर्माण के बारे में बताता है। इस बुक के अंदर वो राज्य के निर्माण के बारे में बताता है कि क्या क्या राज्य का कैसे निर्माण हुआ है। और इसमें जो है टोटल 26 लेसन है, टोटल 26 लेसन है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। द प्रिंस में टोटल 26 लेसन है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन सा, पहले बात कर लेते हैं। इसमें पहले भाग में क्या बात की हुई है, राजतंत्र की, सेकंड भाग में है भाड़े की सेना की बात करी उसने। भाड़े की सेना हम आगे बात करेंगे, भाड़े की सेना क्या होती है। चलिए यही बता देती हूँ भाड़े की सेना की बारे में। चलो नेक्स्ट आगे ही बात करेंगे भाड़े की सेना के बारे में। और थर्ड था राजदर्शन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों बातें उन्होंने तीन भागों में अपनी बुक को द प्रिंस को विभाजित किया हुआ है। वैसे 26 लेसन है। ठीक है, राजतंत्र, भाड़े की सेना और राजदर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं उनकी नेक्स्ट बुक के बारे में। और द प्रिंस जो बुक है उनकी इसका जो प्रकाशन हुआ था द प्रिंस बनी थी 1532 में ये पब्लिश हुई थी। उनकी डेथ के बाद जो निकोलो मैकियावेली है वो 1527 में उनकी डेथ हो जाती है। और 1532 में ये बुक उनकी पब्लिश होती है। बट जो वो लिखने का स्टार्ट कर देते हैं ना, जैसे कि
1512 में उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से, ठीक है, वहाँ के शासक द्वारा। और उसके बाद में फिर वो अपना लेखन का कार्य स्टार्ट करते हैं। तो 1513 से वो ये बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो जो फर्स्ट जो अध्याय जो उन्होंने लिखा था 1513 में लिखा था, ठीक है। उसके बाद में जो पब्लिश हुई थी बुक ये 1532 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इनके आगे की बुकों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक है इनकी द प्रिंस, जो प्रकाशित हुई थी 1532 में, ठीक है। सेकंड जो बुक है वो है इनके डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, सॉरी, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी जो थी वो 1531 में हुई थी पब्लिश, 1531 में, ठीक है। इसमें तो वो है राजतंत्र का समर्थन करता है। इस बुक में जो है वो राजतंत्र का समर्थन करता है, बट डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में वो गणतंत्र का समर्थन करता है, गणतंत्र का समर्थन करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें वो गणतंत्र शासन का समर्थन करता है और इसमें वो राजतंत्र शासन का समर्थन करता है। इसके बाद में उनकी बुक आती है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो थी वो आई थी हमारी, सॉरी, 1532 में, 1532 में, ठीक है। और जो नेक्स्ट बुक है हमारी वो है द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार ये आई थी 1521 में, ठीक है। उनके जीवन काल में ही ये बुक आई थी। बाकी जो बुक है उनकी मृत्यु के बाद आई थी, उनके डेथ के बाद आई थी, ठीक है ना। जो आर्ट ऑफ वार में है उन्होंने भाड़े की सेना की जगह नागरिक सेना का समर्थन किया है इसमें, ठीक है। उन्होंने भाड़े की सेना की जगह नागरिक सेना का समर्थन किया है। सेना का समर्थन किया है, ठीक है। और ये 1521 में आई थी, ओके। एंड एक और इनकी बुक है द गोल्डन एज। ये भी मैंने कहीं क्वेश्चन में देखा था इसलिए मैं इसको लिखवा देती हूँ। द गोल्डन एज ये 1517 में आई थी, ये 1517 में आई थी, ठीक है। तो ये बुक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लिया जाता है। और अब तो बुक के अंदर अब तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे नहीं पूछेगा कि ये किसकी बुक है, अब तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि इसमें पूछेगा कि द प्रिंस जो बुक है उसमें उसके शासक ने मैकियावेली ने किस चीज़ के बारे में बात करी है, उसमें क्या राजा ने किस चीज़ के किस टॉपिक को लेकर बात करी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए द प्रिंस में उसने किस बारे में बात करी है, राजतंत्र के बारे में। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में उसने गणतंत्र के बारे में बात करी है, ठीक है। तो और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यानी कि फ्लोरेंस की हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में बात करी है। आर्ट ऑफ वार में भाड़े की सेना की जगह नागरिक सेना का उसने समर्थन किया है। भाड़े की सेना क्या होती है और नागरिक सेना क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में। चलिए उनकी अध्ययन पद्धति को हम देख लेते हैं। अध्ययन पद्धति कौन कौन सी थी। अध्ययन पद्धति
ठीक है। चलिए, पहली अध्ययन पद्धति थी उनकी, पहली थी विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है। सेकंड थी उनकी पर्यवेक्षणात्मक, फिर थी इनकी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक के बाद में थी इनकी व्यवहारिक, और फिर थी इनकी वैज्ञानिक। देखिए, और आगमनात्मक पद्धति का भी इन्होंने यूज किया था। अरस्तु के बाद अरस्तु के बाद अरस्तु के बाद ये पहले ऐसे विचारक हैं जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप से अपनाया है। अरस्तु के बाद पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इन दोनों पद्धतियों की कि क्या होती हैं। देखिए, कोई भी घटना है तो कोई भी घटना है, ठीक है, कोई भी घटना के मूल कारण, किसी भी घटना के मूल कारणों को, एक सेकेंड, किसी भी घटना के मूल कारणों का पता लगाना और फिर कारणों को घटना के अनुसार क्रम में लगाना, क्रम के आधार पर फिर विश्लेषण करना, यानी कि कंक्लूजन निकाल कर अपना कोई मत देना, यानी कि कोई भी घटना हुई है, ठीक है ना, उसके पहले कारण पता लगाए, कारण क्या थे, फिर उन कारणों को हमने क्रम से लगाया, फिर हमने उनको देखा कि हाँ ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं, ठीक है, एक कंक्लूजन निकालना और फिर अपना मत प्रस्तुत करना, ठीक है। यही है हमारा विश्लेषणात्मक और पर्यवेक्षणात्मक, ठीक है। सेकंड बात करते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यानी कि क्या होता है? ऐतिहासिक होता है यानी कि घटनाओं के आधार पर, अपना कंक्लूजन देना, अपना मत देना, ठीक है। फिर क्या होता है व्यवहारिक यानी कि जैसे कि व्यवहारिक रूप में जो है निकोलो मैकियावेली राजतंत्र की स्थापना का समर्थन करते हैं, पर एक सैद्धांतिक रूप में देखें, व्यवहारिक रूप में तो राजतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, पर एक सैद्धांतिक रूप में देखें तो वो एक गणतंत्र शासन की व्यवस्था की स्थापना करते हैं। राजतंत्र की स्थापना की जो है स्थापना का समर्थन वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने बोर्जिया का शासन देखा था, ठीक है, बोर्जिया की चर्चा का शासन देखा था। उसने जिस उत्तम तरीके से वहाँ की शासन व्यवस्था की स्थापना की हुई थी, तो उससे निकोलो मैकियावेली बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं और वो व्यवहारिक रूप से चाहते हैं कि राजतंत्र की स्थापना करे कोई भी एक शासक, ठीक है। और गणतंत्र की स्थापना वो सैद्धांतिक रूप में मानते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है जैसे कि समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पहले प्रॉब्लम समझी और फिर परिणाम पे पहुंचे और अपनी धारणा को सत्य मान लेना, ठीक है, ये होती है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। चलिए, पद्धतियों के बारे में बात हो गई है, आगे हम बात करते हैं इनके कुछ विचारों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं मानव स्वभाव पर निकोलो मैकियावेली के कैसे विचार थे। मानव स्वभाव,
है, अब इसके बारे में बात करते हैं। उनकी बुक थी डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग। देखिए, बात करते हैं डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में उन्होंने बोला कि मानव एक सद्गुणी प्राणी होता है, ठीक है। और वही दूसरी तरफ वो जो उनकी बुक है द प्रिंस, उसमें बोलते हैं मानव अनैतिक और असामाजिक प्राणी होता है, वह स्वभाव से ही निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उनकी बुक डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में। डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग एंड नेक्स्ट उनकी बुक है द प्रिंस। पहली बात तो इस जो बुक में वो बोलते हैं मानव स्वभाव के बारे में कि मानव जो होता है ना वो एक सद्गुणी प्राणी होता है। और यही इसमें बोलता है कि मानव एक अनैतिक व असामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। इसमें बात करता है कि वो सद्गुणी प्राणी होता है, इसमें बात करता है कि वो अनैतिक व असामाजिक प्राणी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि उसकी मानवीय दुर्बलताओं के प्रति रुख सहानुभूतिपूर्ण होता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि मानवीय नहीं, यहाँ पर जो है मैकियावेली की जो है जो रुख है वो लोगों के लिए सहानुभूतिपूर्ण है। यहाँ पे मैकियावेली का रुख लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, वही यहाँ पर लोगों के प्रति उसका जो रुख है वो है कटुता व तीखापन। ठीक है, ऐसे बोलता है। तो उसके बाद में और क्या होता है कि उसके ऐसे विचार होने के कारण ही इटली की शासन व्यवस्था, इटली का पतनशील समाज व शासक वर्ग है। यानी कि वो कहता है कि यहाँ पर तो गणतंत्र के लिए ऐसे विचार है और यहाँ पर राजतंत्र के लिए ऐसे विचार होने के कारण ही जो इटली की जो शासन व्यवस्था है ना, इटली की शासन व्यवस्था, इटली का पतनशील समाज, शासक वर्ग है, उसके ऐसे विचारों का कारण क्या है? इटली की शासन व्यवस्था, इटली की शासन व्यवस्था। मैकियावेली के ऐसे विचारों का कारण कौन है? इटली की शासन व्यवस्था जो थी, ठीक है, वहाँ का जो शासक वर्ग था, वहाँ का जो पतनशील समाज था, इटली का जो पतनशील समाज था, यही मैकियावेली के विचारों का कारण था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उसके जो मैकियावेली है वो जो बोलते हैं मनुष्य के बारे में कि मनुष्य स्वार्थी होता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है। मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी होता है। मनुष्य को स्वार्थी बताते हैं। स्वार्थी होने के कारण ही स्वार्थी होता है, तो वो क्या करता है? अपने हितों, वो स्वार्थी होता क्यों है? वो अपने हितों की रक्षा करता है, क्योंकि वो अपने हितों की रक्षा करता है, वो अपने हितों के बारे में सोचता है, इसलिए वो स्वार्थी होता है। और इसके लिए उसके मन में लालच पैदा होता है, अपने लिए लालच पैदा होता है। तो वो क्या करने की सोचता है कि धन की प्राप्ति एवं सत्ता की प्राप्ति के बारे में ज्यादा सोचता है। क्या करता है वो? धन की प्राप्ति एवं सत्ता की प्राप्ति के बारे में वो ज्यादा सोचता है, ठीक है। और इन सब के बारे में सोचता है तो वो क्या हो जाता है? असंतुष्ट हो जाता है, ठीक है। और यही वो एक बात कहते हैं मैकियावेली स्वार्थी को लेके, एक कोट से उनका मनुष्य के स्वार्थपन को देखकर वो एक बात बोलते हैं कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु
व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है, भूल सकता है, किंतु अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं। पैतृक संपत्ति को नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये पैतृक ये उनका कोट्स है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का कारण भूल सकता है, उनकी मृत्यु क्यों हुई थी ये भी भूल सकता है, पर वो ये नहीं भूल सकता कि हमारी पैतृक संपत्ति क्या है, ठीक है ना, हमारी पैतृक संपत्ति कितनी है, पर वो ये कभी नहीं भूल सकता। तो यहीं पर वो यही कहता है मैकियावेली कि मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से बोलता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, ठीक है, इसके बाद में छली वे अनैतिक है एवं अनैतिक है। अनैतिक प्राणी है, ठीक है, यानी कि मनुष्य को जो है सही गलत का ज्ञान नहीं होता है और जो मनुष्य जो है वो विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा मैकियावेली महोदय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और इनके मानव स्वभाव को लेकर और इनके क्या विचार हैं इनके। ये बोलते हैं जो मानव स्वभाव है ना, मानव स्वभाव जो है प्रेम और भय, इन दो शक्तियों के द्वारा उनको काबू किया जा सकता है। प्रेम व भय, प्रेम व भय, इन दो शक्तियों के द्वारा मनुष्य पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये कहते हैं हमारे मैकियावेली जी। तो उनका इसी पर उनका एक कोट्स भी है, इस कोट्स को ध्यान में रखिएगा। जनता, इस पर वो एक बात कहते हैं कि जनता प्रिंस से डरे, न कि जनता प्रिंस से डरे न कि प्यार करे, यही सही है, ठीक है, यही सही है। तो ये मैकियावेली का एक कोट्स है, वो बोलता है कि जनता प्रिंस से डरे न कि प्यार करे। उनका मानना था, उन्होंने जो बोर्जिया का जो शासन व्यवस्था देखी थी, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ की शासन व्यवस्था में लोग जो हैं कितना अपने शासक से डरते हैं और वो डर के उसके अधीन रहते हैं और वो सही से रहते हैं। तो यही मैकियावेली कहते हैं कि जो मानव स्वभाव जो होता है उसको प्रेम व भय के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जो जनता है वो प्रिंस से डरे न कि प्यार करे, इसलिए उसे एक शासक को अपने शासन व्यवस्था में राजतंत्र की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं कि जहाँ गणतंत्र हो, वो कहते हैं जहाँ पे गणतंत्र होता है ना,
वो ये भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ गणतंत्र होता है, जहाँ पे गणतंत्र हो वहाँ सद्गुणी होंगे। वो बोलते हैं कि जहाँ गणतंत्र होगा वहां पे, जहाँ पे गणतंत्र शासन होगा ना, वहां पे सद्गुणी लोग होंगे। वहां पे कौन होंगे? सद्गुणी लोग होंगे, ठीक है। पर क्या होगा, पर जहाँ पे सद्गुणों का अभाव होगा ना, यानी कि जहाँ पे निरंकुश तंत्र होगा, जहाँ पे क्या होगा? निरंकुश तंत्र। जहाँ पे निरंकुश तंत्र होगा वहां पे सद्गुणों की अभावता होगी, सद्गुणों का अभाव होगा, सद्गुणों का अभाव होगा वहां पे, ठीक है। वहां पे जो है पापी लोग पाए जाएंगे, वहां पे स्वार्थी लोग पाए जाएंगे, वहां पे झगड़ालू लोग पाए जाएंगे, वहां पे छली, अनैतिक, असामाजिक लोग पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक और कोर्स बोलते हैं, एक और बात बोलते हैं, मैकियावेली बोलते हैं कि एक राजा को शेर के समान सूर, एक राजा के लिए वो ये बात बोलते हैं कि उसको बताते हैं कि क्या होना चाहिए। एक राजा को शेर के समान सूर व लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोमड़ी के रूप को छिपाने के लिए ना राजा को उच्च कोटि का बहरूपिया होना चाहिए। जैसे कि जरूरत पड़ने पर उससे अपने वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से भी काम लेना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शिक्षा द्वारा मानव स्वभाव को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन शक्ति द्वारा या दमन द्वारा ही एकमात्र उपाय है जिससे जो है अनैतिक समाज को, अनैतिक लोगों को सुधारा जा सकता है। क्या बोलते हैं वो? शिक्षा द्वारा तो लोगों को सुधारा नहीं जा सकता, शिक्षा द्वारा तो लोगों को सुधारा नहीं जा सकता, पर वो क्या बोलता है? दमन द्वारा या शक्ति का उपयोग करके ही लोगों को सुधारा जा सकता है, अनैतिक लोगों को सुधारा जा सकता है। इसलिए वो जो है एक मानव स्वभाव पे कहते हैं कि इनके लिए जैसा मानव स्वभाव होना चाहिए वैसे ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो वह सैद्धांतिक रूप से क्या है, गणतंत्र की बात करते हैं कि गणतंत्र होना चाहिए, पर फ्लोरेंस में भी लोगों को देखकर, ठीक है ना, और बोर्जिया की शासन व्यवस्था से इतना प्रभावित होकर वो बोलता है कि जो है एक राज्य में ना निरंकुश तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लोग होते हैं वैसे ही वहाँ की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं मैकियावेली। चलिए आगे बात करते हैं उनके राज्य संबंधी विचारों पे। चलिए बात करते हैं उनके राज्य संबंधी विचार के बारे में। चलिए राज्य संबंधी विचारों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति का कारण किसे माना है उन्होंने, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसको मानते हैं राज्य की उत्पत्ति का कारण? ये मानते हैं राज्य की उत्पत्ति का कारण मानते हैं ये मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव यानी कि जो मनुष्य जो है वो कैसा है? स्वार्थी है। मनुष्य क्या है? स्वभाव से स्वार्थी है, और स्वार्थी होने के कारण उसे क्या है, अपनी सुविधाओं को दूर करने के लिए, अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य की स्थापना करते हैं, अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए ही अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए ही वो
राज्य की स्थापना करते हैं। मतलब कि वो बोलते हैं कि जो हमारे मैकियावेली हैं, मैकियावेली बोलते हैं कि जो मानव का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वार्थी होता है, लालची होता है, अहंकारी होता है। तो मानव अपने जो स्वभाव के इन दोषों के कारण ही ना अराजकता, अव्यवस्था तथा संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है। उसकी जो ये उसका जो ये है ना, ये ऐसे जो स्वभाव है, यानी कि इनके कारण ही अराजकता पैदा होती है, अव्यवस्था पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है। ठीक है, तो मैकियावेली कहते हैं इनके सभी कष्टों में वृद्धि हो जाती है इन कारण से। तो इस स्थिति के अंत के लिए जो सारे लोग होते हैं ना, इस स्थिति के अंत के लिए जो सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाते हैं, बनाने का तय करते हैं, तय करते हैं, और उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करने में जो समर्थ हो। ठीक है, मैकियावेली बोलते हैं कि जो मनुष्य जो है अपने स्वार्थी होने के कारण और इससे उनके कष्टों में वृद्धि हो जाती है, और इसी स्थिति के अंत के लिए सारे मनुष्य मिलके एक शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाना तय करते हैं, जो शासक उनके जीवन एवं संपत्ति की किसकी जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करेगा, जो इनकी जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करेगा और समाज में शांति की स्थापना करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे शासन का, ऐसे राज्य की बात करी है मैकियावेली ने। वो बोलते हैं कि मैकियावेली, और जो मैकियावेली है ना, मैकियावेली ने भी हॉब्स की तरह राज्य की उत्पत्ति में संविदा, हॉब्स की तरह मैकियावेली ने भी राज्य की उत्पत्ति में हॉब्स की तरह संविदा सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संविदा सिद्धांत यानी कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ठीक है ना, मैकियावेली ने भी हॉब्स की तरह, यानी कि जैसे कि जो मैकियावेली है वो मानते हैं मनुष्य के स्वभाव के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मनुष्य के स्वभाव के कारण ही क्या हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक विवर्धन का सिद्धांत दिया है राज्य में, विवर्धन का सिद्धांत। विवर्धन का सिद्धांत दिए, यानी कि इन्होंने बोला है जो राज्य होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं युद्धरत राज्य, एक होते हैं स्वस्थ राज्य, दूसरा इन्होंने बोला है अस्वस्थ राज्य। ठीक है, ये बोलते हैं जो स्वस्थ राज्य होते हैं ना, वो हमेशा युद्धरत रहते हैं, युद्धरत। जो स्वस्थ राज्य होते हैं वो हमेशा युद्धरत रहते हैं। जो अस्वस्थ राज्य रहते हैं वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से ही घिरे रहते हैं, अंदरूनी समस्याओं से। जो अस्वस्थ राज्य रहते हैं वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से ही घिरे रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि युद्धरत यानी कि जो राज्य रहता है जो संघर्ष में लगा रहता है, यानी कि जो जमीन, जो धन इकट्ठा करने में, जमीन इकट्ठा करने में, ठीक है ना, अपनी राज्य की सेना बढ़ाने में, इन सब गतिविधियों में लगा रहता है। और जो अस्वस्थ राज्य यानी कि जो अपनी अंदरूनी समस्याओं को ही सुलझाता रहता है। तो इस बारे में उन्होंने राज्य के बारे में, दो तरह के राज्यों के बारे में बात करी है। ठीक है,
और आगे बात करते हैं राज्य के बारे में इन्होंने और क्या बोला है, इसको रफ करना पड़ेगा। पहली बार स्टेट शब्द का प्रयोग जो है मैकियावेली ने किया था। सबसे पहली बार स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने। स्टेट या फिर स्टेटो, ठीक है, स्टेट या फिर स्टेटो शब्द, स्टेट या फिर स्टेटो, सबसे पहली बार स्टेट या फिर स्टेटो शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? स्टेट या फिर स्टेटो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले मैकियावेली ने, ठीक है। स्टेट या स्टेटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले, स्टेट या स्टेटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? गार्नर ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गार्नर, ये विचारक है हमारे गार्नर, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। स्टेटो शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था, ये बात गार्नर ने कही है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसने एक राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया था। इसने क्या दिया था? राष्ट्र राज्य का सिद्धांत, राष्ट्र राज्य का सिद्धांत। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया था इसने। पूछा जा सकता है राष्ट्र राज्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा राष्ट्र राज्य का सिद्धांत किसने दिया था? मैकियावेली ने। इन्होंने राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है। यानी कि इन्होंने देखा था कि जो इटली जो है छोटे छोटे नगर राज्य में बटी हुई है, ठीक है ना, तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये इटली को इकट्ठा करके एक संगठित रूप देकर और संगठित होने पर उस पर बल दिया था मैकियावेली ने कि मतलब ये इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, इटली जो है एक शक्ति के रूप में उभरेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला था कि जो है छोटे छोटे नगर राज्यों को एक साथ जुड़ जाना चाहिए, ठीक है ना, उस पर इन्होंने बल दिया था। तो एक हमारे विचारक है प्रोफेसर हर्नसा हैं, उन्होंने बोला कि उसे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है किसको? मैकियावेली को। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक कहा। किसने कहा? अभी नाम बताया था मैंने, प्रोफेसर हर्नसा, ठीक है। प्रोफेसर हर्नसा को बोला गया था, प्रोफेसर हर्नसा ने बोला था मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली जो थे ना, मैकियावेली ने धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर ना प्रादेशिक आधार क्या होना चाहिए कि मतलब कि प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। उसने क्या बोला था कि उसमें जैसे कि नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल व अर्थशास्त्र, इन सब की एकता पर उसने बल दिया था। यानी कि और वो क्या बोलता था कि जैसे कि जो वहाँ के जो स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड थे, इन्हीं की तरह वो इटली को भी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था, ठीक है ना, संगठित एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। और इसी वजह से उसने विभिन्न राज्यों में जो बटा हुआ था इटली, उसको
एक राज्य के रूप में संगठित होने पर उसने बल भी दिया था। और इन्हीं विभिन्न राज्यों में मौजूद जो भी सामंतवादी की जो व्यवस्था थी, वहाँ पे जो पोप का साम्राज्य था, सामंतवादी व्यवस्था थी, और भाड़े की सेना की जो परंपरा थी ना, उसका मैकियावेली ने विरोध किया था। ठीक है, और इन्हीं विचारों के कारण जो है प्रोफेसर हर्नसा ने उसे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया स्ट्रेटो शब्द का जो है पहली बार यूज मैकियावेली ने किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेटो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है। तो ठीक है, सर्वप्रथम उपयोग स्ट्रेटो शब्द का मैकियावेली ने किया है। और राष्ट्र राज्य का सिद्धांत किसने दिया है, मैकियावेली ने दिया है। ठीक है, और स्ट्रेटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। ये कथन किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कथन गार्डनर ने कहा है। राष्ट्र राज्य का सिद्धांत किसने दिया है, मैकियावेली ने दिया है। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक किसने कहा है, प्रोफेसर हर्नसा ने कहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हैं हमारे, हमने आज दो विचार उनके पढ़ लिए, मानव स्वभाव पे विचार, और हमने पढ़ लिए राज्य संबंधी विचार उनके। ठीक है, राज्य संबंधी विचारों के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, और हमने उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है। ओवरऑल हमने देख लिया उनका जन्म कहाँ हुआ था। 1469 में उनका जन्म हुआ था। डेथ हुई थी उनकी 1527 में। फ्लोरेंस में ही उनका जन्म हुआ था और फ्लोरेंस में ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था तब फ्रांसीसियों का आक्रमण चलता ही रहता था। ठीक है, और चलने के कारण फिर लास्ट में क्या हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में फिर क्या होता है, जो उनके फादर होते हैं वो वकील होते हैं, टस्कन वंश से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, जो इटली होती है वो 5 नगर राज्यों में बटी होती है। ठीक है, फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स और मिलान। ठीक है, इन सब में वो बटी होती है। और इनके विभाजन का कारण कौन होता है, जो रोम में होता है पोप का साम्राज्य। ठीक है, तो और फ्लोरेंस पर ना फ्रांस व स्पेन जब मर्जी आक्रमण कर देते थे। ठीक है, स्पेन ने फ्लोरेंस पे आक्रमण किया था। इसी कारण सावरनोला जो शासक थे 1494 से 1498 तक जो शासक रहे थे, उनको जिंदा जला दिया था आक्रोशित जनता ने। क्योंकि उनको लगा था, पादरियों को ये लगा था कि स्पेन का आक्रमण फ्लोरेंस पर सावरनोला की पाप की गतिविधियों का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि सावरनोला को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 25 साल की उम्र में जो है एक छोटा सा राजनयिक पद उनको प्राप्त होता है वहाँ की गणतंत्र व्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद में अपनी सूझबूझ के कारण उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है। उच्च पद प्राप्त होने के बाद में आगे क्या होता है, आगे होता है जैसे कि वो उच्च पद उनको प्राप्त होता है, वो राजदूत भी बनते हैं। 24 देशों का वो दौरा करते हैं, और 24 देशों का दौरा करने के बाद में 1498 से 1512 तक काउंसिल ऑफ 10 के वो मेंबर रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, 1512 में स्पेन समर्थक यानी कि जो मेडिसी परिवार होता है वो राजसत्ता में आता है, और वो राजतंत्र को स्थापित करता है, और वो अपना फ्लोरेंस पर अधिकार कर लेता है। तो फिर क्या होता है, फ्लोरेंस पर अधिकार करने के बाद में वो मैकियावेली को जेल में डलवा देता है, ये कहकर कि उसने मेडिसी परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। ठीक है, उसके बाद में उसको जेल में डाल दिया जाता है, पर उसके लिए कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है उसके खिलाफ, तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है, और यहीं पर उसका मैकियावेली के राजनीतिक जीवन का अंत हो जाता है। और फिर वो वहाँ से अपने गांव चले जाता है, वहाँ पे अपने लेखन कार्य करता है, और जो वहाँ पे है वो, हाँ जी, लेखन का कार्य करता है। और लॉरेंस जो उसको लेखन कार्य का काम सौंपते हैं, और वहीं से वो अपनी पहली बुक लिखता है, द प्रिंस। ठीक है, उसके बाद में बुक्स का हमने अध्ययन कर लिया है, उसके अध्ययन पद्धति देख ली है, उसके 2 विचार देख लिए हैं। आगे भी हम उसके विचारों का अध्ययन करेंगे, उसके नेक्स्ट विचार जैसे कि राजनीति और नीति शास्त्र का अलगाव कैसे हुआ था। ठीक है, और भाड़े की सेना के बारे में हम बात करेंगे, और भी जो उसके बाकी विचार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो में हम इनके अन्य विचारों के बारे में भी बात करेंगे। और तो
मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।